नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक भारत का इतिहास में गांधी एवं गांधी से संबंधित व्याख्यानों की जो श्रृंखला है उसकी चर्चा करेंगे। पहले व्याख्यान में मैंने बताया कि गांधी कैसे बना। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद में बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बनने के बाद में दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर अपने क्रियाकलाप किए, लेकिन वहीं पर प्रतिरोधी गांधी तैयार हो गया था। प्रतिरोधी गांधी ने इस समय जब वह भारत के जनमानस पर आया तब हमने चर्चा करी थी कि कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई 1885 और इसके 3 फेजेस की अपन ने चर्चा करी। इसका प्रथम चरण अपन ने देखा से 1905। द्वितीय चरण 1905 से 1919 और तृतीय चरण 1919 से टिल द फ्रीडम। अब देखिए, अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि गांधी ने जो मूवमेंट किए, गांधी ने जो जन आंदोलन किए, उन आंदोलन का विषय वस्तु क्या रहा। गांधी एक सोच थे, गांधी एक चिंतन थे, गांधी एक विचारधारा थे। गांधी ने आम जन को इस बात से वैचारिक रूप से तैयार किया कि जो स्थितियां इस समय भारतीय परिदृश्य में बनी हुई है वह किसी भी प्रकार से समयानुकूल नहीं है। गांधी ने जनमानस को इसके लिए तैयार किया। देखिए, 1914 तक गांधी कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका। 1915 में गांधी हिंदुस्तान आते हैं। क्रमशः यहाँ पर कई मूवमेंट होते हैं जिनमें वायकोम, बारदोली, चंपारण में जो गांधी की जीत थी वह महत्वपूर्ण जीत थी। महत्वपूर्ण जीत क्यों थी कि चंपारण के जो कि बिहार का क्षेत्र है वहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी, यानी कि उस समय विश्व परिदृश्य में सिंथेटिक नील नहीं था। तो जब नील की खेती कहते हैं कि करते थे तो उस समय 3 वर्षों तक वहां पर भूमि जो है वो बंजर हो जाती थी। बंजर भूमि हो जाने के कारण किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान होता था, लेकिन अंग्रेज उनसे किसी भी प्रकार की आत्मीयता नहीं रखते थे। केवल वह अपने व्यापारिक लाभ को बढ़ाने के लिए इनसे नील की खेती करवाया करते थे। विरोध हुआ, विद्रोह हुआ और अंततः अंग्रेजों को अपनी पराजय स्वीकार करते हुए नील की खेती बंद करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि उस समय विश्व व्यवस्था में सिंथेटिक नील भी आ चुकी थी। अब यहाँ से अपन इस मूवमेंट की आधारशिला को आगे बढ़ाते हैं कि इसके बाद में यहाँ तक जो गांधी सहयोगी गांधी था वह गांधी कुछ ऐसे कारण हुए कि असहयोगी हो गया, जिसका सबसे बड़ा कारण था जलियांवाला बाग कांड। निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई। गांधी इससे बड़े आहत हुए। रोलेट एक्ट, गांधी ने कड़ा विरोध किया। इसी समय देश के अंदर तुर्की के खलीफा
के खिलाफ भारतीय मुसलमानों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। लेकिन वहां पर धीरे धीरे यह स्थिति जो थी वह अपने आप सामान्य हो गई। कैसे हो गई सामान्य? कि वहां पर लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित हो गई और इस जो मूवमेंट चला था उसका ध्येय समाप्त हो गया। गांधी जी ने इसे उपयुक्त समय माना और इसी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। यह पहला भारी विरोध था अंग्रेजों के विरुद्ध। जो अभी तक सहयोगी गांधी था वह असहयोगी हो गया। गांधी का मानना था कि सरकार हमारे ऊपर तभी तक अत्याचार कर सकती है जब तक कि हम उसका सहयोग देंगे। अगर हम सहयोग नहीं देते हैं तो वो अत्याचार नहीं कर पाएगी। गांधी ने कहा कि इस समय सारी सरकारी मशीनरी को ठप कर देना चाहिए। जनता ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। गांधी ने कहा कि जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। जितनी भी उपाधियां पदवी अंग्रेजों के द्वारा दी गई है उन्हें भी त्याग देना चाहिए। जनता के पास इस समय एक जुनून था और जनता ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और उसको जैसा जैसा गांधी का मार्गदर्शन मिलता गया जनता उसके समर्थन में आती हुई चली गई। गांधी जी ने इसी समय कहा कि हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनना पड़ेगा, इसलिए उनके द्वारा स्वदेशी का नारा दिया गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की गई। विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई गई। जब यह पूरा का पूरा परिदृश्य, भारतीय परिदृश्य, पूरा जनमानस उठ खड़ा हुआ, विरोध की स्थितियां हर तरफ होने लगी और असहयोग की स्थिति अंग्रेज सरकार के साथ लगातार बनने लगी, तो इसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक उग्र भीड़ के द्वारा थाने में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि एक इंस्पेक्टर सहित 21 सिपाही उसमें जलकर मर गए। गांधी का सपना टूट गया, क्योंकि गांधी ने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया। गांधी ने हिंसक प्रशासन को अहिंसक नीति से हटाने की बात ही कही और उसी विचारधारा पर उन्होंने अपना कार्य किया। लेकिन यहाँ पर गांधी पूरी तरह अपने आप को विफल माने और उन्होंने कहा कि मैं इस मूवमेंट को आगे नहीं चला सकता। कांग्रेस के ही जो और बड़े लीडर थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उन सब ने इसका विरोध किया कि नहीं, इस समय जो देश का जनमानस बन खड़ा हुआ है उसे हमें स्वीकारना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे चलाना चाहिए। लेकिन गांधी इस बात पर नहीं माने। ये कुछ बड़े नेता हट करके इन्होंने स्वराज्य पार्टी भी बना ली। गांधी जो थे वो 20वीं सदी के सबसे बड़े जादूगर थे। गांधी के एक बार मना कर देने के बाद में जो मूवमेंट इतना बड़ा उठ खड़ा हुआ था वह धीरे धीरे अवसान की ओर चला गया और धीरे धीरे वह शांत होता चला गया। गांधी ने इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। यह 2 काल में हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम और सविनय अवज्ञा आंदोलन इन मूवमेंट्स में
गांधी ने रचनात्मक कार्यों को भी साथ में लेकर चलने की बात कही। गांधी, अगर अपन असहयोग आंदोलन की बात करें तो गांधी को सबसे बड़ा मैनेजर कहा गया है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों के विरोध के लिए टीमें जाया करती थी तो गांधी इतना बड़ा मैनेजमेंट करते थे कि पहले 4 व्यक्ति कौन जाएंगे। पता था उनका हर्ष क्या होगा, अंग्रेज उन पर प्रहार करेंगे। जब प्रहार करेंगे तो वो आहत होंगे तो उन्हें कौन लोग उठाकर लाएंगे, फिर अगले 4 लोग कौन जाएंगे। बहुत बड़ा मैनेजमेंट गांधी का था, लेकिन पूरी तरह हिंसक स्थिति को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब असहयोग आंदोलन में तो गांधी का मानना था कि हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। सविनय आंदोलन में उनका एक कदम आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि हम सहयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं उन्हें विनय पूर्वक तरीके से समझाएंगे कि वह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उस बात की मानसिक रूप से उनको तैयार करेंगे और वह भी अंग्रेजों का साथ छोड़ देंगे। इसमें भी गांधी के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और उनकी पालना के लिए आम व्यक्ति को उससे जोड़ा गया और यह भी एक क्रांतिकारी कदम रहा इन गांधी के जन आंदोलनों में। अब जो गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था वह था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 बंबई के वानखेड़े स्टेडियम से गांधी के द्वारा क्विट इंडिया का नारा दे दिया गया कि अंग्रेजों अब तुम भारत छोड़ो, हमें तुम्हारी सत्ता नहीं चाहिए। कहते हैं कि 8 अगस्त 1942 को जब वानखेड़े स्टेडियम से इस प्रकार की कार्रवाई हुई, उसी समय जितने भी देश के बड़े नेता थे उन्हें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन अपने हिसाब से चला। जनता ने जैसा चाहा वैसा चला और स्थितियां बहुत ज़्यादा उपद्रव की भी हो गई। लेकिन इस मूवमेंट के बाद में, क्योंकि विश्व परिदृश्य में भी विश्व युद्ध चल रहा था, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर स्थितियां जो थी वह पूरी तरह से समीकृत नहीं थी और इस समय अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय सेनाएं उनके साथ में युद्ध करें, लेकिन भारतीय जनमानस इसके लिए तैयार नहीं था। उन्हें यह भी कहा गया कि इस युद्ध के बाद में हम आपको स्वराज्य प्रदान कर देंगे, लेकिन गांधी ने उसे उत्तर तिथीय चेक के रूप में कहा, आउटडेटेड चेक, और किसी ने उस पर ऐड कर दिया टूटने वाले बैंक का, जिसका खुद का ही अस्तित्व खतरे में है, वह कैसी स्थिति को लगातार चला सकता है। जब ये सारी जनमानस की स्थितियां अंग्रेजों के सामने आई, उनको अब लगने लगा कि सकारात्मक बातें नहीं हैं। इसी समय इंग्लैंड में भी पूरा का पूरा परिदृश्य परिवर्तित हुआ। मिस्टर एटली, जो कि मजदूर दल के नेता थे, प्रधानमंत्री बने और इन्होंने भारत को स्वराज्य प्रदान करने की बात कही। उनके द्वारा मान लिया गया कि अब औपनिवेशिक संस्कृति को ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता और उनके द्वारा यहाँ पर क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन के द्वारा मसविदे रखे गए और उस मसविदे के अंदर यह बात आई कि भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और स्वतंत्र रियासतें बनेगी और उसी के आधार पर भारत का स्वाधीनता, भारत की स्वायत्तता पूरी तरह से निखर कर आई और
इन सारी अथक जन आंदोलनों की, बहुत से विद्रोहों की, बहुत से विरोधों के कारण भारतीय जनमानस को अब स्वाधीनता प्राप्त हुई और इसी के अनुसार अंग्रेज़ों के द्वारा जो मसविदा बनाया गया था उसी के ऊपर भारत भी बना, पाकिस्तान बना और स्वतंत्र रियासतें हुई। स्वतंत्र रियासतों को धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समाहित किया और संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ। धन्यवाद।